लेकिन इस चुनौतियों से कहां हमसे भूल हुई है इसका आकलन भी कर लेना, ताकि आगे की यात्रा में वो भूल ना हो। 20 कारण हो सकते हैं, मैं सबका जिक्र नहीं करूंगा। मैं हमेशा ये मानता रहा हूं कि पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष का जो गवर्नेंस का ढांचा है, पावर स्ट्रक्चर है, उसमें एक बुनियादी कठिनाई है। देयर इज अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो इस देश का भी, अपनी पार्टी का भी स्वाभाविक नेता होता है। उसकी राय किसी लोकतंत्र में शासन सरकार के लिए एक अंतिम राय होती है, और इसलिए प्रधानमंत्री हमेशा वो व्यक्ति हो जिसका राजनीतिक कद और राजनीतिक अनुभव बहुत हो। और यही कारण है कि पहले प्रधानमंत्री अधिकतर अपने देश में जो रहे हैं, हम उनसे सहमत हों या असहमत हों, उनकी राय का एक वजन था। अंतिम शब्द उनका होता था, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में जो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होती है, वो प्रधानमंत्री की होती है। और मैं मानता हूं कि इस शासन में यह नहीं हुआ। यह भविष्य के लिए एक सबक है। आपको पिछले 3-4 शब्दों से पूरे विश्व में एक शब्दावली का प्रयोग हो रहा था, हम लोग भी करते थे, पॉलिसी पैरालिसिस। नीति निर्माण के काम में लकवा मार चुका है। यह उसका प्रत्यक्ष असर था। अर्थशास्त्री एक विषय उठाते थे, पिछले 2-3 महीनों से तो यह स्पष्ट होकर संकट सामने आया, लेकिन पिछले 3-4 साल से इसके संकेत आ रहे थे। $7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए, लागू नहीं हो पा रहे इस देश में। और कोई भी देश चलता है अर्थव्यवस्था के आधार पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर, उसी में से रोजगार निकलता है, उसी में से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसी में से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का, आर्थिक गतिविधि का एक वातावरण, माहौल बनता है, उसी के माध्यम से राजस्व सरकार की जेब में जाता है, उसी के माध्यम से सामाजिक योजनाएं चलती हैं, उसी के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ता है, और देश विदेश के लोग उसी को देखकर फिर देश में निवेश करते हैं। अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो जाए तो फिर ब्रिक्स में से आई निकल जाए, ये अपने आप में स्वाभाविक होगा। और जब निर्णय लेना, कठिन निर्णय लेना, कठोर निर्णय लेना और सही निर्णय लेना और दूसरों को ओवररूल करके निर्णय लेना, यह किसी भी नेतृत्व की पहचान होती है। और मैं मानता हूं कि इस देश ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है इस गलती की वजह से। दूसरी तकलीफ और भूल जो हमसे हुई कि निर्णय सरकार का होता है, मंत्रिपरिषद का होता है। सरकार के ढांचे के बाद बाहर कोई एडवाइजरी बॉडी बना दी जाए और व्यक्ति विशेष की वजह से उसका कद और प्रभाव इतना बन जाए कि मंत्रियों को भी उसके सामने झुकना पड़ जाए और उनका कहा हुआ कोई भी शब्द
अंतिम शब्द बन जाए तो कोई शासन चल नहीं सकता। किसी एडवाइजरी काउंसिल की पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, मंत्रिपरिषद की होती। चुनाव सरकार के सांसदों को लड़ना पड़ता है, किसी सलाहकार समिति को नहीं लड़ना पड़ता। वो कह दे कि ये योजना बनाओ, और योजना की कल्पना क्या है कि आप रोजगार की कोई योजना बनाना चाहते हैं और उसमें हजारों करोड़ रुपया हर साल लगाना चाहते हैं। लगभग 40,000 करोड़ से आरंभ किया आपने, और पिछले 5-6 साल में तो टोटल करें तो 2 लाख करोड़ के करीब खर्चा हो गया। 2 लाख करोड़ रुपया आप खर्च दें और कोई एसेट क्रिएशन ना हो, कोई सड़क का उससे निर्माण हो, कोई बड़ा एसेट क्रिएशन ना हो, और कोई उसको प्रश्न नहीं पूछ सकता। और नीति निर्माण की दिशा भी वो चली जाए। ये अपने आप में एक, जिसको मैंने स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कहा, ये ढांचागत तकलीफ थी। भ्रष्टाचार का कितना परिणाम होता है किसी समाज पे, जितनी कीमत हमने अभी अदा की है इस आर्थिक और राजनीतिक माहौल बनाने में, उसकी आप कल्पना कीजिए। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स और अन्य विषयों पे नहीं जाता। जो 2 सबसे बड़े मामले हुए, 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन का और कोल ब्लॉक एलोकेशन का। अब आपने 2G का एलोकेशन किया तो 2008 में आपने 2001 के दाम पे दे दिया स्पेक्ट्रम। बार बार क्राइटेरिया बदलते रहे। अब उसमें बाहर से भी लोग आकर निवेश कर रहे थे। जिन लोगों को मिले टेलीकॉम लाइसेंसेस, उनकी कंपनियों की इक्विटी बाहर वाले भी खरीद रहे थे, तो विदेश का भी निवेश था, स्थानीय लोगों का भी निवेश था। कोल ब्लॉक में आज बिजली के कारखाने बिना कोयले के हैं, और ये जो आज करेंसी क्राइसिस है इस देश में, फॉरेन एक्सचेंज का, इसका क्या अर्थ है? क्यों हुआ कि जितनी विदेशी मुद्रा आप कमाते हैं उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं। यू आर स्पेंडिंग मोर फॉरेन करेंसी एंड अर्निंग लेस फॉरेन करेंसी। अब क्यों खर्चनी पड़ती है? कच्चा तेल बाहर से आता है, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, केरोसिन के लिए। गैस बाहर से आती है थोड़ी, बिजली घरों के लिए कोयला बाहर से आ रहा है, खाने का तेल बाहर से आता है। कुछ चीजें ऐसी है जिसका पूरा निर्माण अपने देश में नहीं है। ये छोटे जो मोबाइल फोन्स हैं, ये अपने देश में नहीं बनते, बाहर से आते हैं। तो कुछ विदेशी मुद्रा ऐसी है जो स्वाभाविक रूप से खर्च होगी। कोई ये कहे बिना अर्थव्यवस्था को समझे हुए कि खर्चना बंद कर दो, तो ये संभव नहीं है। अब आपके विदेशी मुद्रा कमाने के कई रास्ते हैं। एफडीआई है, एफआईआई है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है, एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं। जब आपकी अर्थव्यवस्था में आकर्षण नहीं बन रहेगा तो कठिनाइयां पैदा होंगी। अब बिजली घरों में देश का, और देश के पास कोयला है जिसपे विदेशी मुद्रा खर्चने की जरूरत नहीं है। आप अपना कोयले का निकाल सकते हैं।
लेकिन आपने कोला खदानें दे दी बिना किसी आधार पे कि जो जो उद्योगपति आया और किसी कांग्रेस के नेता को, सांसद को साथ ले आया, जिसको नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजा बात कहते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण था। ये जो फाइल गायब हुई हैं, ये साथ नहीं है, जब पूरी बहस होगी तो स्पष्ट होगा। कुछ फाइलें हैं, कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, और फाइल की परिभाषा 4 हिस्सों में बांट दी गई है। अदर डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं है, एप्लीकेशन फाइल फाइल नहीं है, कंपैरेटिव शीट्स फाइल नहीं है, और इसलिए फाइलों की संख्या थोड़ी कम कर दो। जब बहस इस पे होगी और उत्तर देना पड़ेगा तो स्पष्ट होगी। आप शासन कला कितनी खराब है। मैं मानता हूं कि खराब शासन हो तो अगर वो भूल करे तो कितनी भूल कर सकता है। वह बैठा हुआ सुबह लिख रहा था तो 5 तरह की गलतियां हैं जो व्यक्ति कर सकता है, और इसमें तो 5 मौजूद हैं। पहला है कि आपको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की, आपने देश के राजस्व के साथ फ्रॉड कर दिया कि लाखों करोड़ रुपए की खाने आपने बिना कुछ लिए हुए दे दी। इट्स अ फ्रॉड ऑन रेवेन्यू। दूसरा है कि आपने कानून का उल्लंघन किया, ऑब्वियसली भ्रष्टाचार विरोधी कानून का उल्लंघन किया, और फिर फाइलें गायब करके डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस कर दी। तीसरी खराब चीज मानी जाती है कि किसी न्यायपालिका को गुमराह करो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उसका नियंत्रण कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। क्या मॉनिटरिंग करेगा कि जिस फाइलों के आधार पर लोगों के खिलाफ मुकदमा होना है वो फाइल ही उपलब्ध नहीं है। चौथा है कि संसद के सामने जवाबदेही है, कम से कम वहां तो सच बोल दो, जिसके लिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है। हमारे एक साथी ने दिया है, उसमें कह दो सिर्फ 2004 से पहले की थी और सिर्फ 7 फाइलें हैं। फाइलें 2006 से 9 तक की हैं और खूब हैं। और किसकी फाइलें हैं? जो आपके रिश्तेदार हैं। इसको शासन की परिभाषा में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो खराब शासन के जितने अंश हो सकते हैं ये 2G और कोयले में मौजूद थे। अब इसका असर देखिए देश पे क्या पड़ा है। अब आपको जो आपका केंद्रीय ऑडिटर है CAG, वो झूठ तो बोल नहीं सकता, वो दबा नहीं सकता, फाइल जला नहीं सकता, फाइल गायब नहीं कर सकता जैसी आपने की। तो उसने जब सच बोला तो इस सच के परिणाम ये हैं कि लोग प्रश्न पूछने लग पड़ेंगे कि इतना बड़ा घोटाला हुआ। उसके आधार पर जनमत भी खिलाफ जाएगा। अब न्यायपालिका क्या कर सकती है? न्यायपालिका कहेगी कि ये तो भ्रष्टाचार से मामला प्रेरित है, इस पे केसेस चलाइए और इसको रद्द कीजिए। अब जिस किसी ने निवेश किया है, किसी की पूंजी डूब गई, देश के निवेशकों को भी और विदेश के निवेशकों को भी लगता है कि इस देश पे क्या भरोसा करेंगे।